Good morning, students. This is class 7, Science. Chapter number 7. The name of the chapter is Weather, Climate, Adaptations of Animals to Climate. वेदर का मतलब होता है मौसम. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. एडाप्टेशंस माने अनुकूलन, जानवरों का अनुकूलन क्लाइमेट यानी जलवायु के अनुसार. कहने का यही मतलब है कि जो जानवर होते हैं वो अपने आप को जलवायु के अनुसार कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, या प्रकृति ने उनके शरीर को, उनके शरीर की बनावट को और उनके नेचर को इस प्रकार से बनाया है कि जलवायु चाहे वो हार्श हो, बहुत ही कठोर जलवायु होती है, उसमें वो अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं, उसमें वो अपने आप को ढाल लेते हैं. इसे ही हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं. During the rainy days, when the sky is cloudy, we carry an umbrella. बारिश के मौसम में जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो हम लोग अपने साथ एक छाता रखते हैं. This is because the weather is cloudy and it may rain any time. ये इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, बादल घिरे हुए हैं, पानी कभी भी बरस सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग अपने साथ छाता रखते हैं. You must have also heard the experts discussing the weather before the start of the game. जब भी आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, उसके पहले, क्रिकेट के मैच होने के पहले आपने देखा होगा जो एक्सपर्ट होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो वेदर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, उस दिन के मौसम के बारे में बात करते हैं कि उस दिन का मौसम कैसा होगा. क्योंकि जो मैच होता है वो जो बारिश होती है उसमें बिल्कुल नहीं होता, रद्द हो जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है? द वेदर में हैव अ प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन द गेम. प्रोफाउंड माने बहुत ज़्यादा. वेदर, मौसम जो होता है वो गेम के ऊपर बहुत बड़ा एक असर डालता है. मीन्स अगर क्लाउडी, अगर मौसम क्लाउडी रहा, अंधेरा सा हो गया, लो लाइट रही, लाइट अच्छी सी नहीं है, बैड लाइट के अनुसार आपने कई बार देखा होगा कि मैच को रद्द करना पड़ता है, मैच को तो वहाँ उसी समय बंद करना पड़ता है क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है और मौसम अंधेरा सा है, बारिश होने वाली है, और अगर बारिश हो जाती है तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है. Our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो हम लोग ऐसे ही प्लान करते हैं, वैसे ही प्लान करते हैं, बनाते हैं जैसा कि वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे. उस दिन का वेदर, उस दिन का जो मौसम है, जिस प्रकार से उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी कि पहले से बताना, भविष्यवाणी करना. वेदर प्रेडिक्शन मतलब मौसम के बारे में पहले से बताना या भविष्यवाणी करना. वेदर प्रेडिक्शंस आर मेड बाय द वेदर एक्सपर्ट. और ये वेदर प्रेडिक्शन कौन करता है? मौसम की पूर्व जानकारी वेदर के एक्सपर्ट यानी जो निपुण होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, वो करते हैं, जो पढ़े होते हैं, जो स्टडी करते हैं. हु यू सीन ऑन द टेलीविजन एंड द न्यूज़पेपर? आप किसे देखते हैं? टेलीविज़न पे आपने देखा होगा किसी को जो वेदर के बारे में बताती हैं. In this chapter we will study about the weather and the climate. हम लोग इस चैप्टर में मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे. We will also see how different form of the life are adapted to the climate of their habitat. हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार का जीवन है लोग, हैबिटाट, उनका हैबिटाट मतलब रहने का स्थान, उसके मौसम के अनुसार यानी कि उसकी जलवायु के अनुसार. वेदर मीन्स मौसम. वेदर इज ए डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. वेदर, मौसम क्या होता है? रोजमर्रा की एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वातावरण में जो वातावरण का जो कंडीशन होता है, जिसकी अवस्था होती है, वही हमारा वेदर है, मौसम है. दिन भर का मौसम, डेली का. इट इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर. तो इसको कैसे निर्धारित करते हैं कि आज का वेदर कैसा है? उसकी टेम्परेचर से. उस दिन कैसी उसकी टेम्परेचर है, तापमान. ह्यूमिडिटी, आर्द्रता. ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में जो वाष्प होता है, वाटर वेपर को जो आर्द्रता होती है, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है. रेनफॉल, बारिश. विंड स्पीड,
हवा का वेग। सन ड्राइव्स द चेंजेस इन द वेदर, और वेदर में जो बदलाव आता है उसको बदलाव करने वाला कौन होता है? सन, सूरज। सूरज जो है वही मौसम में बदलाव करता है। द वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे, रोज मौसम बदलता रहता है। एंड मे ऑल्सो चेंज सेवरल टाइम्स ए डे, और एक दिन में कई बार मौसम बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुबह मौसम कभी साफ है, दिन हुआ, दिन के समय बादल आ गए, दिन में पूरे बादल आ गए, बल्कि हो सकता है कि पानी भी बरस गया। उसके बाद जैसे शाम होने लगती है, कभी हो जाता है मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बादल भी छंट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मौसम में कई प्रकार के चेंजेस, कई प्रकार के बदलाव एक दिन में आते हैं। वेदर एक्सपर्ट्स यूज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द डाटा फ्रॉम द स्टेशंस एंड सैटेलाइट्स टू प्रेडिक्ट द वेदर। वेदर के जो एक्सपर्ट होते हैं, वेदर को पढ़ने वाले जो स्टडी करते रहते हैं, वो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, कंप्यूटर की तकनीक के द्वारा, फ्रॉम द स्टेशन एंड सैटेलाइट, ऊपर जो उपग्रह है हम लोगों के पूरे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े गए हैं, वो भी वेदर कंडीशंस बताते रहते हैं। तो उसी उपग्रह के द्वारा भी प्रेडिक्ट किया जाता है वेदर को, यानी कि भविष्यवाणी की जाती है मौसम के बारे में कि कैसा मौसम का हाल रहेगा। दिस इज नोन एज वेदर फोरकास्टिंग। इसे वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, यानी भविष्यवाणी किसके बारे में? मौसम के बारे में। द वेदर फोरकास्ट दैट हेल्प यू टू प्लान द एक्टिविटीज फॉर दिस वीक वाज प्रोबेबली मेड बाय द मेटेरोलॉजिस्ट। और जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं, जो वेदर के बारे में पहले से पूर्व जानकारी देते हैं, उन्हें मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। संबंध वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी देने वाले। और वो हम लोग कैसे उस समय तक पता चलता है कि अच्छा इस वीक में कैसा मौसम रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने वीक की प्लानिंग करते हैं, हमें क्या क्या काम करना है। ए मेटेरोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द वेदर। मेटेरोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है जो वेदर को स्टडी करता है, वेदर के बारे में पढ़ाई करता है, उसको जांचता परखता है। टेम्परेचर, तापमान। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्ट राइजिंग एट सनराइज एंड रीचेज द मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। आपने देखा होगा कि सुबह जब सूर्य निकलता है, उससे टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर या वातावरण में, दिन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब मैक्सिमम हो जाता है, कब? आफ्टरनून पे, जब दोपहर में 12 बजे का समय रहता है, उस समय सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहता है और बहुत तेजी से चमकता है। उस समय दिन का तापमान सबसे अधिक रहता है, मैक्सिमम मीन्स सबसे अधिक। इट स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द इवनिंग, और जैसे जैसे शाम होने लगती है टेम्परेचर घटने लगता है। डिक्रीजिंग माने कम होना। एंड रीचेज द मिनिमम बिफोर सनराइज, और उसके बाद सनराइज, दूसरे दिन सुबह होने के पहले तक ये मिनिमम पर पहुंच जाता है। टेम्परेचर मिनिमम यानी सबसे कम हो जाता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। और मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान, मिनिमम यानी कि सबसे कम तापमान, इन दोनों तापमान को नापने के लिए एक थर्मामीटर है जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, जिसके द्वारा रिकॉर्ड करके रखा जाता है टेम्परेचर। In order to prepare weather report, the maximum and minimum temperature reached during the whole day is recorded. और ये जो वेदर का रिपोर्ट तैयार करते हैं, मौसम का जो पूरा रिपोर्ट वो तैयार करते हैं, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर भी रहता है और मिनिमम टेम्परेचर रहता है, वो पूरे दिन का रिकॉर्ड करके वो रखा जाता है। नेक्स्ट आया देखिए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब मैंने भी आपको बताया आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है हवा में पानी का प्रेजेंस, हवा में पानी, कितनी मात्रा में पानी है, इसे ही हम लोग आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर यानी एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी से क्या मतलब है कि एयर यानी एटमॉस्फेयर, वातावरण में प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर, पानी का जलवाष्प, कितना मात्रा में जलवाष्प है, यही ह्यूमिडिटी कहलाता है। एयर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर इन इट। हवा में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ
अमाउंट तक वाटर होल्ड करके रख सकता है, मतलब उसके अंदर रह सकता है, हवा में पानी हो सकता है। विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और जो बढ़ सकता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें वो हवा में पानी का मात्रा उतनी ही बढ़ जाएगी। द ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस इज डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और किसी भी जगह की प्लेस की ह्यूमिडिटी हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, उस जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। अब ये हम लोग जानते हैं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में वो वाटर वेपर उस समय हवा में है, वो हम लोग परसेंटेज में हम लोग को देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर, अधिक से अधिक कितना परसेंटेज का वाटर उस समय हवा में है। जैसे देखिए, एट 100% एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, 100% एयर को कहें सैचुरेटेड होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग हवा के अंदर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। एयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 0% टू इंडिकेट दैट नो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोगों ने नापा, वहाँ पे 0% आया, तो 0% का ये मतलब है कि हवा में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है, हवा में बिल्कुल भी जलवाष्प नहीं है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द डे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है वो दिन भर कांस्टेंट बने स्थिर नहीं रहता। ये ज़रूरी नहीं है कि एक समय आया, हम लोगों ने देखा, नाप लिया कि वहाँ पे 0% ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि समय बीतने के बाद उसी दिन वो टेम्परेचर ना बदले या वो ह्यूमिडिटी न बदले। वो ह्यूमिडिटी जो होता है वो भी चेंज होता रहता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। इट चेंजेस विद द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। देखिए, वही जो अभी मैंने बताया कि ये टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ बदलता रहता है और दूसरे अवस्थाओं के साथ भी बदलता रहता है। फॉर दिस रीजन वेदर रिपोर्ट शो 2 फिगर। इसीलिए क्या होता है कि वेदर रिपोर्ट 2 फिगर दिखाते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें पानी था हवा में, और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताते हैं कि कितना कम पानी था उस हवा में। पानी का मतलब जलवाष्प। नेक्स्ट इट इज रेनफॉल, बारिश। वन ऑफ द थिंग्स दैट डिटरमाइन द चांसेस ऑफ द रेनफॉल इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। और एक चीज़ है जो निर्धारित करती है रेनफॉल का, वो क्या होता है, वो इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। हवा में कितनी ह्यूमिडिटी, कितनी आर्द्रता है। व्हेन द एयर इज क्लोज ऑफ बीइंग सैचुरेटेड। अब देखते हैं, अगर हवा जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है, जब हवा पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है, यानी पूरी तरह से इसके जल सोखने की क्षमता अब खत्म हो गई, पूरी सैचुरेटेड हो गई, यानी पूरी तरह से जल सोख लिया, जितनी इसकी क्षमता थी, हवा की जितनी क्षमता थी उतना पानी उसमें अगर आ गया, सैचुरेटेड हो गया, टेम्परेचर सडनली फॉल, अचानक टेम्परेचर यानी तापमान नीचे गिर जाएगा और इट रेन्स, और ये बारिश शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम होता है, वाटर ड्रॉपलेट फ्रीजेस टू फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑफ द आइस एंड फॉल्स डाउन एज ए स्नो। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, हम लोग देखते हैं जाड़े के मौसम में टेम्परेचर बिल्कुल कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, तो हवा में जो ऊपर आसमान में बादल के पास जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं, वो जम जाती हैं और क्रिस्टल यानी कणों के रूप में बदल जाती हैं। तो ये किसकी क्रिस्टल्स बनती है? आइस के, आइस बर्फ के क्रिस्टल बनते और स्नो के रूप में गिरने लगता है। देखिए, जितने भी पहाड़ी है, माउंटेन्स हैं, उसमें सुबह में या दिन भर में कभी भी बारिश होने लगती है। किस चीज़ की बारिश होती है? वो स्नोफॉल होता है, स्नो गिरता रहता है, आइस गिरता है, जैसे आइस का ही क्रिस्टल गिरता है और स्नो बर्फ गिरती रहती है। द अमाउंट ऑफ द रेन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। और रेन गॉज के द्वारा कितनी रेन हुई, बारिश को नापा जाता है, कितनी मात्रा में बारिश हो रही है।
इट इज मेजर्ड एज द रेनफॉल एट अ प्लेस इन द यूनिट ऑफ द मिलीमीटर। और किसी जगह की रेनफॉल को रेन गॉज के द्वारा नापा जाता है, जिसे हम लोग मिलीमीटर में नापते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। द क्लाइमेट रिफर टू द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन ऑट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ दिस टाइम। क्लाइमेट, जलवायु से हम लोग क्या समझते हैं? किसी भी एक जगह का, किसी भी खास एक जगह का लॉन्ग पीरियड ऑफ, लंबे समय तक जैसा मौसम रहता है उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। क्लाइमेट इज नॉट सेम एज वेदर। क्लाइमेट जो है वेदर की तरह नहीं होता। वेदर अलग होता है और क्लाइमेट अलग होता है। वेदर क्या होता है? मौसम। एक पर्टिकुलर दिन में वो जो मौसम का हाल है वो वेदर हो गया, और एक पर्टिकुलर जगह में बहुत लंबे समय तक जो मौसम का हाल है वो हो गया क्लाइमेट या जलवायु। ये जलवायु और मौसम, इसमें यही अंतर है। बट रेदर इट इज एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। जो क्लाइमेट होता है वो वेदर की तरह नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है? एवरेज पैटर्न होता है, उसका औसत। औसत उस समय किसी भी जगह का लंबे समय तक मौसम का हाल कैसा था, उसकी कंडीशन कैसी थी, उसका औसत ही क्लाइमेट या जलवायु कहलाता है। वेदर डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। और वेदर क्या होता है, जो मौसम क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर वातावरण का शॉर्ट टर्म स्टेट है। शॉर्ट टर्म माने छोटा सा, छोटे समय के लिए उसका जो मौसम का हाल ही वेदर कहलाता है। The graph shown alongside shows the average temperature and rainfall of a place recorded throughout the period of 1 year। एक साल के पीरियड का ग्राफ में बताया गया है। There are number of the factors which affect the climate of a place। किसी भी जगह की जलवायु को निर्धारित करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। कौन, वो क्या है? दे आर लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, और डिस्टेंस समुद्र से वहाँ की दूरी, ओशन करंट महासागर की धाराएं, सागर की धाराएं, डायरेक्शन ऑफ द विंड हवा की दिशाएं, एंड ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो भी उसको अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हम लोग पहले लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे। द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इन इट्स लैटिट्यूड। मेजर फैक्टर जो बहुत बड़ा एक फैक्टर काम करता है किसी जगह के क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने का, निर्धारित करने का, वो समझिए वो है लैटिट्यूड। ब्रॉडली स्पीकिंग दे आर द 3 टेम्परेट जोन। अगर हम लोग कहें तो 3 प्रकार के 3 टेम्परेट जोन है इस संसार में। द रीजन अराउंड द, रीजन मतलब क्षेत्र, इक्वेटर के पास का क्षेत्र हीटेड बाय द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये जो क्षेत्र, इक्वेटर का जो क्षेत्र है, इज हॉट एंड टॉरिड, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसे टॉरिड जोन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो क्षेत्र है, वेयर द रेज ऑफ द सन बेंड, जहाँ पे सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं, मोस्ट कोल्ड और फ्रिजिड जोन, वो फ्रिजिड जोन है। एंड द थर्ड जोन इज द रीजन बिटवीन द टॉरिड एंड द फ्रिजिड जोन फॉर्म द टेम्परेट जोन। और टॉरिड जोन के बीच में तथा फ्रिजिड जोन के बीच में जो जगह पड़ती है उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे देखिए एक रफली चित्र बना हुआ है, ये पृथ्वी है, अर्थ। यहाँ पे ये 90 डिग्री ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे ये साउथ पोल है, साउथ पोल, ये भी 90 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो 0 डिग्री पर है, इसका नाम है इक्वेटर, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, इसका नाम इक्वेटर है। ओके, और यहाँ पे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पर ये है ट्रॉपिक ऑफ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी तरह से साउथ में ये 0 डिग्री जो है, इसके 0 डिग्री के इधर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और 0 डिग्री के इधर ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 66 डिग्री पर नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं,
जैसे यहाँ पे 23 1.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसी तरह से साउथ में 23 1.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ दिस इज कैप्रिकॉर्न, राइट। अब ये देखिए 66 डिग्री पर, 66 डिग्री पर यहाँ एक, और यहाँ पे भी 66 डिग्री पर यहाँ ये आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्कल। और ये जो है 66 डिग्री साउथ में ये अंटार्कटिक सर्किल है, ये है अंटार्कटिक सर्कल, राइट। अभी हम लोग ये देखते हैं कि 0 डिग्री पर, जैसे यहाँ पर ये जो टॉरेट जोन है, ये पूरा टॉरेट जोन है, ये जो आपने देखा ये टॉरेट जोन है। यहाँ पे साउथ में, इधर ये साउथ और ये हो गया 0 डिग्री से नॉर्थ। इतनी जगह पे यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी रहती है। उसी प्रकार फ्रिजिड जोन, ये जो आपको फ्रिजिड जोन दिख रहा है, यहाँ से 90 डिग्री 66 से 90 डिग्री और यहाँ पे 66 से 90 डिग्री साउथ में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इन दोनों जगह पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब दूसरा आया देखिए टॉरेट जोन। टॉरेट जोन से लेकर फ्रिजिड जोन के बीच का जो जोन है ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और यहाँ पर भी टॉरेट जोन से फ्रिजिड जोन के बीच में जो स्थान है वो है साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेट जोन, यहाँ का जो मौसम मॉडरेट रहता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज एल्टीट्यूड। दूसरी एक फैक्टर जो काम करती है क्लाइमेट, किसी जगह की जलवायु को प्रभावित करने वाली, वो अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई है। एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस फॉल। जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, टेम्परेचर होता है उस जगह का टेम्परेचर, तापमान गिरता जाता है। In general, temperature falls by 1 degree Fahrenheit degree with every rise of the 30 feet above the sea level। जब आप समुद्र तल से ऊपर बढ़ते जाएंगे, हर 300 फीट पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। और इसीलिए देखिए हम लोग समुद्र तल के, हम लोग समतल मैदान पे रहते हैं। समतल मैदान में रहने पे यहाँ पे जो हमें गर्मी का एहसास होता है, और जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ पे ठंड का एहसास होता है, क्योंकि ऊंचाई जो है, ऊंचाई की वजह से ठंड होती जाती है। क्लोजनेस ऑफ द सी, समुद्र से निकटता। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी, किसी भी जगह की समुद्र से अगर जो दूरी रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु प्रभावित होती है। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट। और जो प्लेस समुद्र के किनारे की जो जगह होती है उसका मॉडरेट यानी सामान्य टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट उसका सामान्य रहता है। देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन द वेदर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में ड्रास्टिक माने बहुत बड़ा कोई परिवर्तन वेदर में, मौसम में नहीं दिखाई देता। वाइल द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, और जब जो स्थान समुद्र से बहुत दूर है, हैव ए एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है क्लाइमेट, एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी, एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ठंड। विंड्स, हवा। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डिपेंड अपॉन द वेदर द क्लाइमेट्स आर कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड और ड्राई। किसी भी जगह की जलवायु इस पर ये निर्भर करती है कि वहाँ की हवा कैसी है, गर्म है, ठंडी है, गर्म है या ह्यूमिड है, आर्द्रता भरी है या बिल्कुल सूखी है। They are also responsible for bringing rain। पानी, बारिश के आने के लिए भी ये जिम्मेदार होती हैं। During the winter, winds blow from the mountain of the North India to the northern plain। जाड़े के मौसम में माउंटेन से नॉर्थ इंडिया के प्लेन में, जो जैसे हम लोग उत्तर भारत में है, उत्तरी भारत में माउंटेन से हवा चलती है, मेकिंग द प्लेन्स वेरी कोल्ड। और इस तरह से हवा चलने से वो मौसम बहुत ठंड हो जाता है।
पर्वत से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स को बिल्कुल ठंडा कर देती हैं, इसलिए विंटर में बहुत ठंड बढ़ जाती है। ड्यूरिंग समर्स इफ द विंड ब्लो फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ द राजस्थान टू दिल्ली, और गर्मी के मौसम में जब राजस्थान सब लोग जानते हैं वहाँ पर बहुत हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है, वहाँ की हवा जब दिल्ली की तरफ आती है दिल्ली बिकम्स वेरी हॉट, और दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए वेदर, मौसम, क्लाइमेट, जलवायु में अंतर देखेंगे। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक खास दिन में पूरे समय में एटमॉस्फेयर वातावरण की जो अवस्था होती है किसी जगह की उसे हम लोग मौसम कहते हैं। और क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। क्लाइमेट जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी जगह के पूरी औसत जो जलवायु होती है उसे हम लोग कहते हैं जलवायु। वेदर चेंजेस एवरी डे, मे चेंज सेवरल टाइम्स ए डे। वेदर रोज बदलता है या हो सकता है एक दिन में कई बार बदले। और क्लाइमेट जनरली रिमेन्स अनचेंज फॉर ए फ्यू डेज, लेकिन जलवायु कई दिनों तक एक ही जैसी बनी रहती है। वेदर कंडीशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ऑफ ए प्लेस। वेदर मौसम जो है वो निर्भर करता है किस पर? तापमान पे, आर्द्रता पे और उस जगह की रेनफॉल पे। और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड अपॉन द अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द विंड। और मौसम, क्लाइमेट जलवायु, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी, और विंड यानी हवा। फिल इन द ब्लैंक्स। वेदर इज द डेली atmospheric conditions of a place. A meteorologist is a person who studies the weather. Humidity refers to the presence of a water vapor in the air. The major factor that determines the climate of a place is its latitude. The climate of a place is also affected by its distance from the sea. The region between the torrid and the frigid zone form the temperate zone. Rain gauge measures the rainfall at a place in the unit millimeters mm. Now, effect of the climate on the flora and fauna. Effect of the climate, जलवायु का प्रभाव फ्लोरा यानी पेड़ पौधों पर, फौना जानवरों पर। क्लाइमेट डिटरमाइंस द लाइफ फॉर्म्स इन अ रीजन। किसी भी क्षेत्र में जीवन का जो स्वरूप है वो निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? जलवायु के द्वारा। Availability of the water, sunlight and the heat determines the type of the vegetations that grow in a region. किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार के वेजिटेशन, किस प्रकार की वनस्पति है, ये इस पर निर्भर करता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी कितना पर्याप्त है, उपलब्ध है, सनलाइट, सूर्य की किरण कैसी मिल रही है, और हीट मीन्स ताप। It also determines the animal life of a region. यह उस क्षेत्र के वन्य जीवन को भी प्रभावित करता है या निर्धारित करता है। The favorable characteristics, features and the habit which enable the living organism better fitted to survive and breed in its habitat is called the adaptation. Favorable characteristics यानी कि उसके लिए फेवरेबल हो, उसके लिए सामान्य हो, आराम से वो रह पाए, वहाँ के फीचर्स, गुण और हैबिट, उसकी आदतें किस प्रकार की होती हैं, विच एनेबल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड टू सर्वाइव, और जिसके द्वारा जलवायु के ही कंडीशंस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो अपने आप को किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, किस प्रकार से उसको जीवित रखते हैं, और बेटर फिटेड का मतलब है अच्छी तरह से उस जगह पर अपने आप को फिट कर लेना। एंड ब्रीड और प्रजनन करते हैं इन देयर हैबिटेट, अपने रहने के स्थान पर जो प्रजनन करते हैं उसे ही एडाप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब ये हुआ, एडाप्टेशन मीन्स अनुकूलन, मीन्स कि कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी उस क्षेत्र में जहाँ पे वो रह रहा है उसी के अनुसार, उसी की जलवायु के अनुसार ढल जाना। पहला हम लोग पढ़ते हैं पोलर बियर के बारे में। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोलर रीजन। पोलर रीजन आपने को मैंने बताया था, पोल के साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, पूरे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। आर्कटिक सर्किल से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल है, और अंटार्कटिक सर्किल से लेकर
90 डिग्री तक साउथ पोल है। इस पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोलर रीजन जो होते हैं, जैसे फ्रिजिड जोन हम लोगों ने देखा था अभी फिगर में, वो फ्रिजिड जोन जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं स्नो से। किससे कवर्ड रहते हैं? स्नो। स्नो मतलब बर्फ से। इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट, और पूरे साल भर ये बहुत ठंडा रहता है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो। विंटर में, जाड़े में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, -37 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। ड्यूरिंग द विंटर के समय में द सन रेवर राइजेस हेयर, सूर्य नहीं उगता है यहाँ पर। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकता है, इट इज़ वेरी लो इंटेंसिटी, तो इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत कम होती है धूप की। इवन इन द समर्स टेम्परेचर रेयरली गेट्स अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, और गर्मी के भी दिनों में टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कुछ ही ऊपर तक पहुंच पाता है। टू कॉम्बैट सच एक्सट्रीम क्लाइमेट एनिमल्स लिव देयर फॉर द स्पेशल अडाप्टिव फीचर। इन सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब इतनी ज़्यादा कठोर वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जलवायु की अवस्था है, उसमें जो जानवर वहाँ पे रहते हैं वो उनके फीचर्स, उनके ऐसे गुण रहते हैं, उनकी ऐसी विशेषता रहती है जो वहाँ पे वो अनुकूलन कर लेते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडैप्टिव मेजर्स ऑफ दिस एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स। वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पोलर रीजन में रहने वाले कुछ जानवर जो अपने को अनुकूलित कर लेते हैं वो है पोलर बियर, पेंगुइन और साइबेरियन क्रेन। Polar bear are the perfectly adapted to the live in the cold environment of the Arctic polar north pole of the earth. They have the following adaptation. जो पोलर बियर रहता है, पोलर बियर आपने देखा होगा एकदम सफ़ेद उसका फर रहता है, बहुत बिल्कुल वाइट रंग का, वो परफेक्टली अडेप्टेड, बहुत ही अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया है इस कोल्ड वातावरण में रहने के लिए। आर्कटिक पोलर रीजन में, ये नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव में। दे आर फॉलोइंग एडेप्टेशन, वो कैसे एडेप्टेशन अपने आप को करते हैं। ये देखिए नॉर्थ पोल नॉन फ्रिजिड जोन जो दिख रहा है आर्कटिक सर्किल का, ये रेड वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल का हिस्सा है। यहीं पर पोलर बियर पाए जाते हैं। पोलर बियर्स हैव ए टू थिक लेयर ऑफ द फर। पोलर बियर के 2 मोटे लेयर होते हैं, परत होती हैं फर की। दे आर एज वेल एज द लेयर ऑफ द फैट अंडर द स्किन, और इसकी स्किन के अंदर फैट, चर्बी की परत होती है, कॉल्ड ब्लबर, जिसे ब्लबर कहते हैं। ये मोटा, ये बहुत ही थिक यानी मोटा वो होता है फैट, फैट को कहते हैं चर्बी। दिस प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे के अगेंस्ट में से गर्मी पहुंचाता है। पोलर बियर है वाइट कलर्ड फर, पोलर बियर के सफ़ेद रंग के फर होते हैं, सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, और ये बर्फ में रहते हैं, पीछे का बैकग्राउंड पूरा सफ़ेद रहता है तो पूरी आसानी से ये दिखते नहीं हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर, और शिकारियों से ये बचे रहते हैं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड भी वाइट है, पूरे वाइट रंग की स्नो है, बर्फ है, उसी में वाइट रंग का पोलर बियर वो आराम से नहीं दिखता है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग देयर प्रे, और ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, पोलर बियर इज ए गुड स्विमर। पोलर बियर बहुत अच्छा तैराक है। इट क्लोजेज इट्स नोस्ट्रिल अंडर द वाटर सो दैट वाटर कैन नॉट गेट इनटू इट। वे अपने नथुने को, जो नाक का नथुना होता है, इसको ये बंद कर लेते हैं जब ये पानी के अंदर उतरते हैं, तो इससे क्या होता है, ये पानी इसके अंदर नहीं जाता। दिस अलाउज इट टू स्विम अंडर द वाटर, इससे वो पानी में आराम से तैर सकते हैं फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। नेक्स्ट, polar bear's paw are wide and large which help it not only to swim well but also walk on the ease in the snow. polar bear के जो paws यानी पंजे होते हैं वो बड़े चौड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, जिससे न कि ये आराम से स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं, बल्कि ये स्नो यानी बर्फ में बहुत ईज यानी आसानी से चल पाते हैं। पोलर बियर्स हैव अ एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट सील नियरली माइल अवे, 1.6 किलोमीटर दूर से भी कोई अगर सील मछली है तो उसकी ये महक पा जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में। आपने देखा होगा पेंगुइन होते हैं। पेंगुइन इज मोस्टली फाउंड इन द अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिक रीजन में पेंगुइन होते हैं। ये देखिए यहाँ पेंगुइन की तस्वीरें आपने वैसे भी देखा होगा। दे शो ए नंबर ऑफ द अडेप्टेशंस। इनके अंदर अनुकूलन की कई चीज़ें हैं। एज डिटेल्ड बिलो टू सर्वाइव सच ए कोल्ड क्लाइमेट। इतनी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है अंटार्कटिक रीजन में, यानी दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण के पोल में। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड में ये कैसे रहते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर चिक्स आर बॉर्न दे आर हडल टुगेदर। जो चिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने आप एक दूसरे में सिमट जाते हैं, हडल कर लेते हैं, गोला बना लेते हैं। दिस हेल्प देम टू कीप देम वार्म। इससे वो अपने आपस में एक दूसरे के बदन की गर्मी पाते हैं। द ब्लैक कलर फेदर्स ऑन द पेंगुइन्स बैक absorb the heat from the sun and the help it to keep warm during the day। और इसके देखिए पेंगुइन है, पेंगुइन के पीछे का जो बैक है वो पूरा ब्लैक कलर का होता है, और ब्लैक कलर से होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो हीट जितना, सूर्य की गर्मी को जितना सोखेगा, उसको ये दिन भर में इसे गर्मी प्रदान होगी और पेंगुइन को ज़्यादा ठंड नहीं महसूस होगी। नेक्स्ट इज लाइक द पोलर बियर, पेंगुइन्स आर गुड स्विमर। जैसा कि पोलर बियर थे उसी तरह पेंगुइन भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन्ड। मछली का जैसे शेप होता है उसी प्रकार इनकी बॉडी होती है। एंड देयर फीट आर वेब्ड। और इनके जो फीट होते हैं, पैर के पंजे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मेकिंग देम गुड स्विमर, जिससे कि वो आराम से स्विम कर पाते हैं। पेंगुइन्स लव टू लिव इन कम्युनिटीज। कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ये झुंड में रहते हैं। विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स लाइक द वॉलरस एंड सी लायन। और ये जब झुंड में रहते हैं तो इनके ऊपर शिकारी, प्रेडेटर, शिकारी इन पर हमला नहीं कर सकते, जैसे वॉलरस है और सी लायन। साइबर क्रेन। अब हम लोग साइबर क्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन द विंटर सेट इन। जब मौसम ठंडा हो जाता है, विंटर यानी जाड़े का मौसम का आगमन होता है, तो कुछ भी जो बर्ड्स होते हैं यानी पक्षी होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो वार्मर रीजन में जाते हैं जहाँ गर्मी होती है। दे कम बैक बिफोर द विंटर इज ओवर। और जब विंटर के ओवर होने के पहले ये अपने घर वापस भी चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसे माइग्रेशन कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। प्रवासी पक्षी, जिससे आपने हिंदी में नाम सुना होगा, प्रवासी पक्षी। इट इज यूजुअली रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर, food supply or the amount of the sunlight and usually undertaken for the process of the breeding। ये देखिए इसमें वहाँ जिससे बड़ी चीज़ें निर्धारित हो, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, भोजन कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ द सनलाइट, कितनी मात्रा में धूप मिलेगी, एंड यूजुअली अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग। प्रजनन के लिए भी ये जाते हैं। You know probably that India is one of the destinations for many birds। आप तो शायद जानते ही होंगे कि भारतवर्ष जो है बहुत सारी चिड़ियाओं का डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है। यहीं बहुत सारी संसार की चिड़िया आती हैं यहाँ पर। यू मस्ट हैव बीन सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा। दैट कम्स फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर एंड राजस्थान। ये साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से आते हैं। कहाँ पर आते हैं? भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जगह में, सुल्तानपुर इन हरियाणा में के सुल्तानपुर जगह पे आते हैं। एंड सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जहाँ पे वेटलैंड है, भीगा सा होता है वो लैंड, वहाँ पे भी आते हैं। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी आते हैं। दे ब्रीड देयर, वे वहाँ प्रजनन करते हैं। एंड रिटर्न व्हेन द समर सीजन स्टार्ट, और जैसे गर्मी का मौसम यहाँ भारतवर्ष में आता है तो वहाँ से ये वापस साइबेरिया चले जाते हैं। सम एडेप्टेशन शोन बाय द साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन में भी हम लोग कुछ अनुकूलन देखते हैं। वो क्या है? साइबेरियन क्रेन्स कैन एक्यूमुलेट फैट एज अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। ये एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, एक्यूमुलेट का मतलब जमा करना, अपने शरीर में फैट, चर्बी जमा कर लेते हैं। साइबेरियन क्रेन अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग और शेडिंग ऑफ द फेदर।
मोल्टिंग और श्रेडिंग ऑफ द फेदर का मतलब है कि पंख को गिरा देना। ये पंख अपने गिरा देते हैं आफ्टर द वियर एंड टियर वंस अ ईयर। वंस एक या 2 साल में ये अपने पंखों को गिराते हैं, जैसे हम लोग होते हैं अपने बाल को काट लेते हैं, उसी प्रकार से। साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई इन द फ्लॉक्स टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस एंड टू अवॉइड द प्रेडेटर। और साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो फ्लॉक्स यानी झुंड में उड़ते हैं, जिससे कि इनकी एनर्जी कम लॉस हो और प्रेडेटर यानी शिकार से ये बच सकें। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ काफ़ी बारिश होती है। टोटल रेनफॉल इन द एरिया बिटवीन, अब इस रेंज में, इस एरिया में किस प्रकार का रेनफॉल होता है, 1500 से लेकर 2500 मिलीमीटर तक बारिश होती है, विथ नो ड्राई सीजन एट ऑल, और सूखा का मौसम तो बिल्कुल ही नहीं होता। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, रोज बारिश होती है। टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज अराउंड, दिन का टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और वाइल एट नाइट, रात में इट फॉल्स डाउन टू बिटवीन, और ये टेम्परेचर गिर जाता है 20 डिग्री से लेकर 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस तक। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन द रीजन द स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ होते हैं, देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो, गुड रेनफॉल, खूब अच्छी बारिश हो, वार्म टेम्परेचर, तापमान गर्म हो, थ्रू आउट द ईयर, साल भर का यही हाल हो, तभी वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। दे सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ द लाइफ, यहाँ पे बहुत सारे जीवन को सहारा मिलता है। To avoid struggle for the food, the animals confine themselves to the different layers of the forest. कई फॉरेस्ट के कई लेयर होते हैं, तो स्ट्रगल फॉर द फूड, इन लोगों को भोजन के लिए संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए कन्फाइन, एक ही जगह पर एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, देखिए डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट क्या क्या है। पहला है देखिए इमर्जेंट आर द टॉलेस्ट ट्री। इमर्जेंट जो होते हैं सबसे लंबे ट्री होते हैं, यूजली 50 मीटर लंबे तक होते हैं, 50 मीटर लंबे। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टॉल ट्री। ये टॉल ट्री लंबे पेड़ों का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, जिसके कैपोक ट्री इज एग्जाम्पल। इमर्जेंट ट्री का जो है कैपोक ट्री, इसका एक उदाहरण है। एनिमल्स यूज टॉल ट्रीज एंड अंडर स्टोरी as shelter, hiding places from their predators and the source of the food. कुछ भी जानवर होते हैं ये इसी पेड़ों का सहारा लेते हैं, अंडर स्टोरी या इसके नीचे ये शेल्टर यानी अपना आश्रय, रहने का स्थान बनाते हैं। हाइडिंग प्लेसेस, यहाँ ये छुपते हैं, अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारी से छुपते हैं, और इन्हें भोजन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, द लीव्स ब्लॉकिंग आउट द सन फ्रॉम द लोअर लेयर इज कॉल्ड द कैनोपी। और जो पत्तियां पूरी तरह से जो छाई रहती हैं ऊपर में, पत्तियां जो सूर्य की रोशनी को नीचे नहीं आने देती हैं, उसे हम लोग कैनोपी कहते हैं। कैनोपी कंटेन ओवर द 50% ऑफ द रेन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, और कैनोपी जो है वो रेन फॉरेस्ट में 50% तक रहती है। दिस इंक्लूड द बर्ड्स, और इसमें कौन कौन रहता है, देखिए बर्ड्स रहते हैं, स्नेक, सांप, मंकी रहते हैं। लियानाज वाइन्स क्लाइम टू द कैनोपी टू रीच द सनलाइट, और लियानाज वाइन्स माने लताएं, लताएं जो होती हैं उसी कैनोपी पे चढ़ के ऊपर तक पहुंच जाती हैं, जिससे उन्हें भी सूर्य की रोशनी मिल सके, क्योंकि जो कैनोपी रहती है उसके नीचे जो है सूर्य की रोशनी आराम से नहीं आती। नेक्स्ट, बिलो द कैनोपी इज अंडर स्टोरी। अंडर, जो कैनोपी के नीचे जो है वो अंडर स्टोरी कहलाता है। वेरी लिटिल सनशाइन रीचेज हियर, बहुत कम सूर्य की किरण यहाँ पहुँच पाती है। हेंस द प्लांट्स हैज ब्रॉड लाइफ, ब्रॉड लीव्स, और यहाँ पे पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं। एनिमल्स सच एज द लायन टेल्ड, मैकेकस, जैगुआर, रेड आई ट्री फ्रॉक्स, लेपर्ड आर फाउंड इन दिस लेयर, और इस लेयर में ये जानवर पाए जाते हैं। बिलो द अंडर स्टोरी के नीचे इज द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट की जमीन है। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ रॉटिंग लीव्स एंड द डेड एनिमल्स कॉल्ड द लिटर। अब यहाँ पे इस लेयर में रॉटिंग लीव्स माने जो पत्ते झड़ जाते हैं, वो एकदम सड़ जाते हैं वो, और डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर होते हैं, जैसे लिटर यानी जैसे हम लोग कूड़ा जिसको कहते हैं उसे लिटर कहते हैं। दिस कंपोजेज रैपिडली विद इन द 6 वीक्स, ये पूरी तरह डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि सड़ गल जाते हैं। डीकम्पोज होना, सड़ गल जाना, 6 हफ्ते के अंदर ही, यानी 1.5 महीने के अंदर ये पूरे सड़ गल जाते हैं।
टू फॉर्म थिन लेयर ह्यूमस रिच इन न्यूट्रिएंट, और जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टेल्ड मैकेक। द लायन टेल्ड मैकेक लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में लायन टेल नामक एक जानवर पाया जाता है, लायन टेल मैकाक। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन द ट्री टॉप। ये पेड़ों के ऊपर अपना जीवन बिताते हैं। वेयर दे फाइंड फूड एंड सेफ्टी, जहाँ पे उन्हें सुरक्षा भी मिलती है और भोजन भी प्राप्त होता है। दे हैव ए सिल्वर वाइट मेन विच सराउंडेड द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू द चिन एंड इज नेम्ड द बियर्ड ऐप। ये देखिए, ये सिल्वर कलर का, ये सिल्वर कलर का मेन मतलब होता है कि कंधे पर जो बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं। सिल्वर वाइट कलर का मेन होता है, चारों तरफ इसके सिर के चारों तरफ, ये देखिए इसका हेड है, हेड के चारों तरफ ये पाए जाते हैं। फ्रॉम चीक, चीक मतलब ये गाल, गाल से लेकर चिन तक, ठुड्डी तक यहाँ पर पाया जाता है। इसको कहते हैं बियर्ड ऐप। एक माने बंदर, वो दाढ़ी वाला बंदर कहते हैं इसे। सच एनिमल्स आर कॉल्ड द अर्बोरियल एनिमल। इन एनिमल्स को अर्बोरियल एनिमल कहते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स मीन्स जो पेड़ों पर रहने वाले जानवरों को अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। दिस एनिमल्स ईट फ्रूट, नट, सीड, लीव्स एंड द इंसेक्ट। ये जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं? ईट फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, बीज खाते हैं, नट सुपारी वगैरह खाते हैं, बादाम, और लीव्स पत्तियां खाते हैं, और इंसेक्ट यानी कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेड आई ट्री फ्रॉग। द रेड आई ट्री फ्रॉग लिव्स ऑन द ट्री। रेड आई ट्री फ्रॉग, जो फ्रॉग होता है उसकी लाल लाल आंखें होती हैं, वो पेड़ों में रहते हैं। इट हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू क्लाइंब द ट्री। इसके जो पैर होते हैं वो स्टिकी पैड होते हैं। स्टिकी मतलब चिपकने वाला, जिससे ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाता है। इट हैज ए ग्रीन बॉडी, इसकी बॉडी ग्रीन है। विथ ए ब्लू साइड, देखिए यहाँ पे इसके साइड्स में ब्लू है। एंड पेल येलो स्ट्राइप्स, इसकी जो स्ट्राइप्स हैं, जो धारियाँ हैं, हल्की पीले रंग की होती हैं। विच हेल्प इन कॉम्फ्लेजिंग। कॉम्फ्लेजिंग माने छिपने के लिए इसे बहुत ही आराम, हरे हरे पत्तियों में हरा हरा ये कॉम्फ्लेज कर देता है। ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कोई जानवर भी है। इट हैज कीन आईसाइट, इसकी आईसाइट, आँख की रोशनी बड़ी तेज होती है। शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, बहुत तेजी से ये सुन पाता है। विच हेल्प इन टू हंटिंग फॉर फूड, जिससे ये भोजन को अपने भोजन के लिए शिकार कर पाता है। प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम बीइंग हंटेड, और अपने इतनी तेज इसकी हियरिंग की शक्ति होती है कि अपने आप को शिकार से भी बचा लेता है। Toucan bird, toucan bird is one of the most well-known colorful bird which eat। ये जो टॉकन बर्ड है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल, रंग बिरंगे पक्षी होते हैं। which eat a variety, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। टॉकन have a long colored beak, इसकी जो बीक होती है बहुत ही लंबी और कलरफुल होती है, रंगीली होती है। which measure more than half length of their body, जिसको अगर नापा जाए तो इसकी बॉडी के हाफ से ज़्यादा है। दिस हेल्प टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस, और ये जो लंबा इसकी चोंच होती है, इसी चोंच से ये ब्रांचेस से फल तोड़ के फल लेके खा पाता है। विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, जैसे इसके सपोर्ट को के लिए, अपने सपोर्ट के लिए बहुत ही वीक होता है। देयर मेन डाइट कंसिस्ट ऑफ, इसका मेन डाइट भोजन क्या है? फ्रूट, फल, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, एज वेल एज द यंग बर्ड, छोटे छोटे चिड़िया, एग्स अंडे, एंड लिजर्ड छिपकली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एशियन एलिफेंट के बारे में। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। दूसरे बहुत ही वेल नोन यानी कि फेमस प्रसिद्ध जानवर जो पाया जाता है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसका नाम है एलिफेंट, हाथी। एशियन एलिफेंट इज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये रेन फॉरेस्ट में ये हाथी पाए जाते हैं। एंड साउथ ईस्ट एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाए जाते हैं। इट हैज़ अ वेरी सेंसिटिव ट्रंक, इसकी जो ट्रंक होती है, इसकी जो सूंड होती है, बहुत ही सेंसिटिव, कमज़ोर होती है। एंड एक्सटेंशनल सेंस ऑफ द हियरिंग एंड स्मेल, इसकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। हियरिंग इज नॉट ओनली थ्रू द ईयर बट ऑल्सो थ्रू द ट्रंक, ये सिर्फ अपने कान से ही नहीं सुनता है बल्कि अपने सूंड से भी सुनता है।
एंड द फीट विच इज सेंसिटिव टू वाइब्रेंट्स, और इसके अपने पैरों से भी सुनता है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होती है, उसके लिए भी इसका पैर से ये समझ आता है। ट्रंक इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द अपर लिप, जो ऊपर का लिप होता है, लिप यानी कि होंठ, ऊपर का लिप है वही उसका ट्रंक बन गया है। विच एंड नोज विच हैज अदर यूजेस टू, और नाक, नाक भी बन गया है और इसके दूसरे भी यूज हैं। इट हेल्प द ब्रीथ इवन, ये तो इससे सांस तो लेता ही है, इवन वाइल दे आर स्विमिंग, जब ये स्विमिंग करता है, और वॉकिंग अंडर द वाटर, और पानी पे चलता है, तो इसी से ये सांस लेता है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू अपरूट द ग्रासेस, अपने सूंड से ये घास को उखाड़ लेता है, प्लांट्स पौधों को उखाड़ लेता है। नॉट ओनली फॉर ईटिंग, ये खाने के ही काम नहीं आती, बट ऑल्सो टू पुश देयर वे थ्रू द फॉरेस्ट, और बल्कि जो जंगल में ये जब चलते हैं तो अपनी सूंड से रास्ता बनाते हुए निकलते हैं। MCQs, a meteorologist is a person who studies the weather. Relative humidity is measured with the help of the hygrometer. Major factor that determines the climate of a place is its latitude. Dash Siberian cranes fly in the flocks to reduce the energy loss and to avoid the predators. Emergent at the tallest trees are usually over the 50 meters. Canopy contains the 50% of the rainforest wildlife. Now there are the fill in the blanks. Weather is daily atmospheric conditions of a place. Rain watch measures the rainfall of a place in the unit millimeters. Region between the torrid and the frigid zone forms the temperature zone. The penguin is mostly found in the Antarctic region. Siberian cranes can accumulate the fat as a source of the energy. The leaves blocking out the sun from the lower level is called the canopy. Next, there are the true and false. The weather keeps changing every day, may also change several times a day. True. Relative humidity is 0% would indicate that no water vapor is present. True. One of the things that determine the changes of the rainfall is the humidity of water. True. Major factors that determine the climate of a place is latitude. True. Region between the torrid and the frigid zone form the temperate zone. True. Tropical rainforest is found in the tropical areas of the heavy rainfall. True. Match the column. Hygrometer, relative humidity, meteorologist, weather forecasting, temperature, maximum minimum thermometer, rainfall, rain gauge, adaptation, favorable conditions to survive in their habitat, Siberian crane, accumulate fat as a source of the energy, emergent, kapok tree, arboreal animal, lion-tailed macaque. Now there is the question answer. At first the question answer in the brief. What is weather forecasting? Weather experts use the computer technology and the data from the stations and the satellites to predict the weather. This is called the weather forecasting. What do you mean by relative humidity? Relative humidity is the amount of the water vapor present in the air expressed as a percentage of the maximum amount of the water vapor. A relative humidity of the 0% would indicate that the no water vapor is present in the air. Name the factors which determine the weather of a place. There are many factors determine the weather of a place. Latitude, distance from the sea, ocean currents, direction of winds and humidity. In daily weather report, which two temperature during the day are mentioned? In daily weather report, the maximum and the minimum temperature during the day are mentioned. Name the places in India where the Siberian cranes are come every year for the few months. Siberian cranes come every year for few months to Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetland of the northeast in India. What are the adaptive features of
The red-eyed frog. Red-eyed frog's bright green body with the blue sides and the pale yellow stripe help in camouflaging. Its keen eyesight and the sharp sense of hearing help it to hunting for food. There are the answer in the detail. Explain the differences between the weather and the climate. Weather is the daily atmospheric condition of a place. It is determined by the temperature, humidity, rainfall, wind speed, the weather. The weather keeps changing every day. And the climate refers to the common average weather conditions of a particular place over a long period of the time. It is not as the same as the weather. It is the average pattern of the weather for the particular region. How does a polar bear live and survive in the polar region? Polar bear has thick coat of fur and layer of the fat which keep him warm against the cold. Its paws are white and large which help it to swim well and walk onto the snow easily. Its white fur help it that it is not easily visible in the snowy white background. How does a penguin live and survive in the Antarctic region? The black colored patterns of the penguin back absorb the heat from the sun and keep them warm. Their bodies are streamlined and webbed feet help them to swim. Penguin loves to live in the communities which protect them from predators. What is migration? Write the adaptive measures of the features of the Siberian cranes. Birds migrate to the warmer region where the winter sets in. They come back before the winter is over. This is called migration. Siberian crane accumulate the fat as a source of the energy. Siberian cranes flies in the flocks to reduce energy loss and to avoid the predators. These are all the question and answer you will get from the PDF. Thank you, students.